टुडे जेट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन पिछली क्लास में मारवाड़ का इतिहास शुरू किए थे। मारवाड़ के इतिहास में सबसे पहले जाने देंगे मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था और राठौड़ वंश से जो जो राजा थे राठौड़ वंश के, तो अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू राजा समझ मानते थे। ठीक है, ठीक है। मारवाड़ के जो राठौड़ का संस्थापक था वो राव सिया को माना जाता है। राव सिया 1240 में जो पालीवाल के ब्राह्मणों की सहायता के लिए कन्नौज से मारवाड़ में आता है और अपना राज्य स्थापित करता है। ठीक है, रावसिया की जो क्षत्रिय बेटू पाली में। ठीक, इसके जो रावसिया के बाद में जो राजा बने थे दुहड़ अपनी जो कुलदेवी नागणेशी माता की मूर्ति कर्नाटक से लाते हैं और नगाड़ा गांव बाड़मेर में स्थापित करवाते हैं। जो दुहड़ के बाद में जो राजा बने थे मल्लीनाथ जी बने थे। मल्लीनाथ जी मेवानगर बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तो जो मल्लीनाथ जी के बाद में जो राजा बने थे जो चुंडा बने थे, ठीक है, उनके भाई वीरमदेव के जो बेटे थे चुंडा को जो प्रतिहार राजा प्रतिहारों की जो एक इंदा शाखा थी उसके जो राजा के अपने एक राजकुमारी की शादी चुंडा के साथ की गई थी। ठीक है, तो चुंडा को दहेज में मंडोर दिया गया था और मंडोर को जो चुंडा अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, जो चुंडा के बाद में अगले राजा बनते राव जोधा अपनी राजधानी जोधपुर को बनाते हैं। ठीक है, 1459 में जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना की जाती है। ठीक है, 1459 में जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना की जाती है और मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया जाता है जोधा द्वारा। ठीक है, मेहरानगढ़ किले की जो नींव रखी गई थी वो जो जोधा की बुआ जी थी करणी माता उसके द्वारा रखी गई थी। ठीक है, जो करणी माता रणमल की जो धर्म बहन थी। ठीक है, फिर जो जोधा के बाद में अपन आज बात करेंगे जो राव मालदेव की बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगले राजा हुए जो बड़े राजा हुए थे भाई जो मारवाड़ के राव मालदेव। इनका जो टाइम पीरियड था 1531 से 1562 तक रहा था। ठीक है, देखिए इनके पिता का नाम राव गांगा था। ठीक है, और इनकी माता का नाम था पद्मा कुमारी। राव मालदेव के पिता का नाम था राव गांगा और पद्मा कुमारी माता का नाम था। ठीक है, जो सिरोही का जब माल देवड़ा था उसकी पुत्री थी जो है पद्मा कुमारी। ठीक है, देवड़ा राजकुमारी थी। ठीक है, जो मालदेव के लिए कहा जाता है कि वह अपने पिता के समय से ही जो राजकुमार अवस्था में ही ये युद्धों में जाता था अपने पिता के साथ में, तो उस प्रकार से इसको युद्धों की जानकारी बचपन में हो गई थी या राजकुमार अवस्था में हो गई थी। देखिए जो गांगा अफीम के शौकीन थे। ठीक है, अफीम के शौकीन थे तो अफीम पीते रहते थे खाते रहते थे और अफीम के नशे में रहते थे। एक दिन अब इतिहासकारों को मानना है कि गांगा एक दिन मेहरानगढ़ की खिड़की में बैठे थे अफीम के जो पिनक में। ठीक है, अफीम के नशे में मेहरानगढ़ किले की जो खिड़की में बैठे थे और मालदेव इतिहासकारों के अनुसार मालदेव इसको धक्का दे देता है अपने पिता गंगा के और गंगा की मृत्यु हो जाती है। तो मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव को, ठीक है, अपने पिता को मारकर राजा बनने की जो बातें की जाती है भाई इतिहास में अपने को मिलता है कि भाई राव मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या करके राजा बना था। ठीक है, हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राव मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या नहीं की थी। वो गंगा के पास जाता है मालदेव इतिहासकारों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों के अनुसार, और जो गंगा खुद ही भाई नीचे गिर गए थे और इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, गंगा की इतिहासकार मानते हैं कि भाई अगर मालदेव अपने पिता गंगा को मारता तो मारवाड़ की जनता और जो सेनापति राव मालदेव को जो अगला राजा एक्सेप्ट नहीं कर, ठीक है, राजा नहीं मानते। मालदेव भाई बड़े राजा हुए थे मारवाड़ के, तो इस प्रकार भाई अगर अपने पिता की हत्या ही करता तो मारवाड़ की जनता स्वीकार नहीं करती। ठीक है, हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं और अपने को आज भी पढ़ने को मिलता है कि भाई गंगा की हत्या अपने जो पुत्र मालदेव द्वारा की गई। ठीक है, इनके जो समय में एक हीराबाड़ी का युद्ध हुआ था मालदेव के समय में। ठीक है, मालदेव ने दौलत खान को हराया था हीराबाड़ी के युद्ध में। ठीक है, दौलत खान आ रहा था और मालदेव जीता था इस युद्ध को, हीराबाड़ी का युद्ध।
देखिए अब अपन बात करते हैं, मैं अपने जो आस पड़ोस की जो राजस्थान की रियासतें थी, जो मारवाड़ के अलावा जो रियासतें थी, उनसे मालदेव के संबंध कैसे थे। ठीक है, मालदेव के संबंध देखते हैं। देखिए पहले मेवाड़ से देखते हैं अपन, मेवाड़ के जो संबंध देखते हैं जो मालदेव के। देखिए मेवाड़ में जो खानवा के युद्ध में उस समय आपको मैं बताया था, खानवा के युद्ध में 5 ही परवन भेजे गए थे महाराणा सांगा द्वारा। तो उस समय राजा तो गंगा था, और गंगा ने अपने बेटे जो है राजकुमार मालदेव को भेजा था। ठीक है, खानवा के युद्ध में मालदेव ने भाग लिया था। फिर उसके बाद में जो विक्रमादित्य के समय जो मेवाड़ का जो दूसरा साका हुआ था, उस समय भी भाई मालदेव कर्मावती की जो सहायता के लिए आता है। ठीक है, गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ कर्मावती की सहायता करता है। फिर उसके बाद में देखिए मावली के युद्ध में भी मैं आपको बताया था, मावली का युद्ध हुआ था, उस समय उदय सिंह की सहायता करता है। फिर बाद में उदय सिंह के खिलाफ हो जाता है जो मालदेव। तो जो भी जो स्टोरी थी मैं आपको बता दिया था, उदय सिंह के खिलाफ क्यों हो जाता है मालदेव। तो फिर उदय सिंह के खिलाफ भी जो मालदेव हो जाता है, और जो हरमाड़ा के युद्ध में जो उदय सिंह के खिलाफ रहता है फिर मालदेव। ठीक है, हाजी खान पठान के जो पक्ष में रहता है मालदेव। तो इस प्रकार जो मेवाड़ से संबंध रहे थे इसके जो मालदेव के। फिर बाद में बात करते हैं बीकानेर के साथ संबंध। देखिए बीकानेर में जो राजा था, ठीक है, बीकानेर पर भी जो मालदेव ने भाई अधिकार कर लिया था। बीकानेर जो जैत सिंह मारा गया था इसमें, बीकानेर का राजा जैत सिंह था। ठीक है, बीकानेर एक युद्ध हुआ था बीकानेर का मालदेव और जैत सिंह के बीच में। हालांकि जैत सिंह को मार दिया था मालदेव ने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, बीकानेर से संबंध तो बीकानेर का जैत सिंह मारा जाता है यहाँ पर। देखिए जो पाहेबा या साहेबा का युद्ध हुआ था ये बीकानेर का। ठीक है, 1541 में होता था साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा का युद्ध हुआ था 1541 में मालदेव और बीकानेर के जैत सिंह के मध्य में। जैत सिंह मारा गया था। जैत सिंह का बेटा था कल्याणमल। ठीक है, कल्याणमल भाई अब मालदेव से तो लड़ नहीं सकता था, तो जैत सिंह अपनी सहायता के लिए भाई देखिए जो बिहार साइड में एक राजा का जो अफगान जो शासक था शेरशाह सूरी, उसका जो शासन था बिहार साइड में। तो जो जैत सिंह का बेटा है कल्याणमल, वो अपनी सहायता के लिए शेरशाह सूरी के पास चले जाता है। ठीक है, अब ये बीकानेर की अपन बात कर ले। पाहेबाई साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 में मालदेव और जैत सिंह के बीच में। जैत सिंह मारा गया था। जैत सिंह का जो बेटा था कल्याणमल, वो सहायता के लिए जो शेरशाह सूरी के पास चले जाता है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं जो बीकानेर के बाद में मेड़ता की। मेड़ता का जो अपन देखे वीरमदेव की बात करेंगे। वीरमदेव और मालदेव के बीच में युद्ध होता है। वीरमदेव हार जाता है मालदेव के सामने। ठीक है, वीरमदेव हार के वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चले गया था। ठीक है, सहायता के लिए। तो देखिए राजस्थान से दो राजा शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए चले गए थे। तो वो दोनों अगर जाते हैं शेरशाह सूरी के पास और वो गठबंधन करते थे शेरशाह सूरी से। ठीक है, और मालदेव के खिलाफ गठबंधन करते हैं। आगे अपन बात करेंगे जो मालदेव की कुछ गलतियां आएगी सामने। ठीक है, उनमें बात करेंगे जो इनसे बहुत नुकसान हुआ था कल्याणमल से और वीरमदेव से जब शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। ठीक है, तो देखिए मैं वीरमदेव की थोड़ी सी बात बता देता हूँ भाई। मारवाड़ का जो जोधा था, जोधा के पुत्र था एक 500 पुत्र था बीका, उसने तो बीकानेर की स्थापना की। बीकानेर चले गया था जो बीका था। देखिए एक पुत्र था दूधा जो मेड़ता का राजा बना था। दूधा दूधा के देखिए दो बेटे थे, बड़ा बेटा वीरमदेव था और जो छोटा बेटा था रतन सिंह। रतन सिंह की जो एक बेटी थी मीराबाई, मीराबाई की जो शादी हुई थी जो ठीक है भोजराज से हुई थी। ठीक है, रतन सिंह छोटा बेटा था दूधा का और बड़ा बेटा था वीरमदेव। वीरमदेव के भी भाई एक बेटा था जयमल। देखिए अपन ने जयमल और पत्ता की बात की थी। ठीक है, मेवाड़ में वो इसी में वीरमदेव का बेटा था। ठीक है, वीरमदेव और मालदेव के बीच में एक हाथी को लेकर विवाद था। ठीक है, लड़ाई हो रही थी। ठीक है, उस हाथी का नाम था दरिया जोश। ठीक है, दरिया जोश हाथी को लेकर वीरमदेव और मालदेव के बीच में लड़ाई हो रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बीकानेर की बात कर ली और अब मेड़ता की बात कर ली। ठीक है, आगे अब फिर शेरशाह सूरी की बात करेंगे अब। ठीक है, देखिए
1526 में बाबर भारत में आता और दिल्ली में यानी यानी मुगल सल्तनत जो स्थापित करता है, ठीक है, 1526 में। और फाइनली 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बाबर की मृत्यु के बाद में जो हुमायूं शासक बनता है, मुगल सम्राट बनता है, ठीक है। हुमायूं दिल्ली का जो शासक बना, ठीक है। और उधर जो अब मैं बता रहा था आपको, कल्याणमल और जो वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास रह जाते, वो उस समय जब वो बिहार में शासक था, ठीक है, शेरशाह सूरी। उधर शेरशाह सूरी चाह रहा था कि भाई मैं हुमायूं को हरा कर दिल्ली पर अधिकार कर लूं। तो देखिए हुमायूं और शेरशाह के बीच में दो युद्ध होते हैं, बिलग्राम और चौसा का युद्ध, ठीक है। शेरशाह सूरी उधर हार जाता है हुमायूं से, ठीक है। हुमायूं हार जाता है शेरशाह सूरी से, और हुमायूं चारों अपने भाई भाई शेरशाह सूरी से हार कर भाग जाता है, ठीक है। तो चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी हराता है। देखिए उस समय जो मारवाड़ का जो राजा था मालदेव, तो इसने हुमायूं के पास मैसेज करवाया, भाई मैं तेरी सहायता करूंगा और शेरशाह सूरी के खिलाफ तेरी सहायता करूंगा, तो तू मेरे से सहायता ले सकता है। तो उस समय तो हुमायूं को लगा नहीं कि भाई अपने को सहायता की आवश्यकता है, भी हेल्प की आवश्यकता है, तो उस समय ध्यान नहीं दिया। लेकिन शेरशाह सूरी से हारने के बाद में ये जो हुमायूं गुजरात जीतने की कोशिश कर रहा था, गुजरात जीतने की प्लानिंग कर रहा था। तो हुमायूं को लगता है, हुमायूं अपने अकॉर्डिंग भाई अपनी जो सेना तैयार कर रहा था, तो उस जो सिंध में एक थट्टा नामक जगह पड़ती है, थट्टा स्थान पड़ता है सिंध में, तो थट्टा के जो सेनापति और सैनिकों को और वहां के राजा को साथ लेके और गुजरात जीतने की प्लानिंग कर रहा था हुमायूं। तो उस समय भी राजस्थान से गुजरात साइड जा रहा था, ठीक है, हुमायूं। तो देखिए फलोदी में एक जोगी, जोधपुर के फलोदी में एक जोगी तीर्थ नामक स्थान पड़ता है, ठीक है। जोधपुर जा रहा होता हुमायूं, तो यहाँ पर जो थोड़ा डेरा डाल के रखता है भाई खुद हुमायूं, ठीक है। यहाँ पर याद आता है वापस जब ये मालदेव हुमायूं को कि अपने को पहले कुछ दिनों पहले मालदेव हेल्प के लिए ऑफर किया था, तो वापस अपने 3 दूत भेजता है मालदेव के पास जो हुमायूं, ठीक है। रायमल सोनी, मीर समन, ठीक है, 3 जो दूत थे इनके, जो अजका खान, मीर समन और रायमल सोनी। ये 3 दूत थे, हुमायूं के थे ये 3 दूत। इन तीनों दूतों को मालदेव के पास भेजता है जोगी तीर्थ नामक स्थान से, भाई आप जाओ और मालदेव से अपने लिए हेल्प की बात करके आओ। ये तीनों दूत मालदेव के पास आते हैं और जो अपने लिए हेल्प मांगते हैं। हालांकि मालदेव इनसे वादा करता है, भाई मैं तुम्हारे को सैनिक सहायता दूंगा, ठीक है, सैनिक सहायता दूंगा और बीकानेर जो रियासत है मैं तुम्हारे को दे दूंगा, आप यहाँ पर रह सकते हो, यहाँ पे शरण ले सकते हो, ठीक है। अच्छे से बात किया इन तीनों दूतों से। देखिए अब ये वापस हुमायूं के पास जाते हैं जो तीनों दूत, और हुमायूं को बात बताते हैं कि भाई पूरा सिस्टम ठीक था, पूरा सिस्टम सेट था, और अपने को सहायता भी देगा, सैनिक सहायता देगा और बीकानेर देगा शरण के लिए, बीकानेर रहने के लिए देगा। लेकिन हमारे एक बात समझ में नहीं, ये तीनों दूत बोलते हैं हुमायूं को, भाई हमारे को सहायता देने के लिए तैयार है जो मालदेव, लेकिन एक बात में थोड़ी प्रॉब्लम लगी। तो हुमायूं बोलता है वो क्या बात थी कि हमने एक दूत और देखा था जो मालदेव के दरबार में। तो हुमायूं बोलता वो दूत किसका था, तो वो दूत हमारे अकॉर्डिंग था भाई शेरशाह सूरी का एक दूत था और वो भी अपनी हेल्प के लिए आया हुआ था, लेकिन हमारे से अलग रूम में बात किया था जो मालदेव, और जो शेरशाह सूरी का जो दूत था वो उससे अलग रूम में जाकर बात किया था। अब ये तो भगवान ही जाने कि उसको उससे क्या बात किया था या उसको क्या उससे क्या वादा किया था, ठीक है। अब हुमायूं को थोड़ा लगता है कि भाई कुछ तो दाल में काला है, तो हुमायूं अपने जो एक पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख, ठीक है, हुमायूं भाई उसके पास पुस्तकालय पढ़ने की आदत थी भाई हुमायूं के, जो अध्यक्ष था मुल्ला सुर्ख, उसको पूछता है जो मालदेव के बारे में, हुमायूं पूछता है भाई क्या सिस्टम है मालदेव का। तो मुल्ला सुर्ख ने बताया वो अपने पिता को नहीं छोड़ा, गंगा को मार दिया था, और वो जो भी उसके सामने लड़ा था अब तक उसको सबको हराया, ठीक है।
तो वो तुझे क्या बख्शेगा, ठीक है। तू तेरे साथ तो धोखा कर रहा है और शेरशाह सूरी की हेल्प करेगा। और तू फिर ये हुमायूं पूछता मुल्ला सुरुख से, अपने पुस्तकालय अध्यक्ष से, भाई अब क्या करना चाहिए आगे। तो मुल्ला सुरुख कहता हुमायूं तू यहाँ से चप्पलें उठा और भाग जा, रवाना हो जाए। हुमायूं वहां से भागता है जोगी तीर्थ नामक स्थान से, ठीक है। सिंध प्रांत में एक जो राजा था वीरसाल सोडा, ठीक है। सिंध प्रांत है, उसमें जो राजा था वीरसाल सोडा, उसकी शरण में चले जाता है, ठीक है, जो हुमायूं। और वहीं पे जो वहां से तो आगे तो ईरान सॉरी सिंध प्रांत में इसके जो अकबर होता है, ठीक है, अकबर जन्म लेता है हुमायूं के। और आगे ईरान में जाके और ईरान के जो सैनिक हो गए या सैनिक सहायता लेके और वापस हिंदुस्तान पर कब्जा करता है, ठीक है। देखिए सिंध प्रांत की जो अमरकोट रियासत थी उसमें जाकर जो वीरसाल सोडा के पास शरण लेता है जो हुमायूं। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे। देखिए अपन ने यहाँ तक बात की थी और थोड़ी सी एक बात मैं बताया, मैं भूल गया था अभी, कि जो ये राव मालदेव राजा बना था अपने पिता को मारकर, उस समय जो मालदेव के पास देखिए भाई दो परगने थे, केवल दो परगने, ठीक है, सोजत, पाली और ठीक है जोधपुर, यानी राजधानी थी एक तो राव मालदेव के पास और एक रियासत थी सोजत। सोजत पाली में है भाई जगह, सोजत की मेहंदी पर सीधा ध्यान रखना। जोधपुर और सोजत पाली दो परगने थे राव मालदेव जब राजा बना था। लेकिन इन्होंने फिर कहते हैं बाद में राजा बनने के बाद में 52 युद्ध और 58 परगने जीते थे, ठीक है, 52 युद्ध और 58 परगने जीते थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं थोड़ी सी, भाई देखे थ्योरी टाइप है जो आप ध्यान दिलाना, जो मेंस के एग्जाम्स में आ सकते हैं ऐसे। वो देखिए यदि मालदेव हुमायूं थोड़ी समझदारी दिखाते, मालदेव अगर हुमायूं से खुद बातचीत करता या इन तीनों दूतों के अकॉर्डिंग अगर हुमायूं नहीं चलता या एक दूसरे आपस में आकर बातचीत करते मालदेव और हुमायूं, तो ये जो गलतफहमी हुई थी इन तीनों को, तो ये नहीं होती शायद शेरशाह सूरी के खिलाफ। हालांकि फाइनली शेरशाह सूरी मालदेव हो रहा था, ठीक है, गिर सुमेल के युद्ध में। तो ये अगर चाहते तो अगर सही इंफॉर्मेशन देते आके हुमायूं को, तो ये गलतफहमी नहीं होती हुमायूं को, और मुल्ला सुरुख के कहने पर जो सिंध प्रांत में जो अमरकोट रियासत थी वहां पर नहीं जाता, ठीक है। और जो ये गठबंधन बना सकते थे, मुगल राजपूत गठबंधन बना सकते थे, ठीक है, मालदेव और हुमायूं मुगल राजपूत गठबंधन बना सकते थे और भारत से अफगान सत्ता को भी हटा सकते थे, ठीक है, शेरशाह सूरी को हरा सकते थे चाहते तो, अगर दोनों सही तरीके से कूटनीति यूज करते तो। फिर देखिए अपन बात करेंगे आगे गिरी सुमेल के युद्ध की, ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध की बात करेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है भाई गिरी सुमेल का युद्ध। देखिए गिरी का मतलब पहाड़ी होती है और ये जगह पड़ती है जैतारण पाली में, गिरी सुमेल, ठीक है, 1544 में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। में हुआ था, वह जगह पड़ती है जैतारण पाली में, जैतारण का युद्ध भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए शेरशाह सूरी और जो मालदेव का मध्य में होता है ये युद्ध गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। ठीक है भाई, थोड़ी शुद्धियों का भी ध्यान रख लिया करो, वैसे मेरे को थोड़ा ध्यान रहता है उस, जहां तक मैं ध्यान दे लेता हूँ। मालदेव और शेरशाह के मध्य में हुआ था। देखिए इसमें जो बात होती है, मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुंपा, ठीक है, जेता और कुंपा इसके सेनापति थे मालदेव के। देखिए इधर शेरशाह सूरी के जो सेनापति थे, एक तो बीकानेर का कल्याण मल चले गया था जो जेत सिंह का बेटा था, ठीक है, और जो एक मेड़ता का वीरमदेव चले गया था। इनके बीच में जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है। देखिए शेरशाह सूरी पता लगाता है कि भाई इसका स्टेटस पता करो, मालदेव का क्या स्टेटस। तो लोगों ने और सेनापतियों ने बताया कि आज से पहले जिस युद्ध में लड़ा है जो मालदेव, उससे कभी हारा नहीं है, ठीक है, बहुत से युद्ध जीता, मारता बहुत भयंकर मारता, हरा था, ठीक।
तो उनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत ठीक होती है भाई, मुगलों की, अफगानों की, ठीक है, अपने वाले राजाओं की इतनी भयंकर नहीं होती थी जो गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है। देखिए भाई, इन जो अफगानों की और मुगलों की गुप्तचर व्यवस्था बहुत ठीक होती है। तो शेरशाह सूरी ने पता लगाया कि भाई ये बहुत भयंकर है और हराता है, हर अब तक तो हर युद्धों में हर किसी को हराया है, ठीक है, आस पड़ोसियों को बहुत भयंकर हराया है, ठीक है। तो देखिए शेरशाह सूरी अपनी जो गुप्तचर व्यवस्था को यूज करते हैं इस जगह। शेरशाह सूरी अपने गुप्तचर व्यवस्था के जो जवानों को बुलाते हैं कि तुम ऐसा करो कि ढाल या तलवारें बेचने का काम करो, और जो माल जो डेरा डाल रखा था इधर गिरी सुमेल जो जैतानी की पहाड़ियों में, ठीक है, उसके जो डेरे के आसपास जाकर ढाल और तलवारें बेचने का काम करो, ठीक है। अपने गुप्तचर जो थे उनको बोलता है शेरशाह सूरी। तो ये और तलवारें बेचने के बहाने मैं आपको कुछ पर्चियां देता हूँ, ये पर्चियां बस शेरशाह सॉरी मालदेव के जो डेरे में डाल देना, ऐसी जगह डालना उन पर्चियों पर मालदेव की नजर चले जाए और मालदेव पढ़े उन पर्चियों को, ठीक है। कुछ कूटनीति से काम करता है शेरशाह सूरी। ढाल और तलवार व्यापारी बनकर मालदेव के जो डेरे के आसपास गए, भाई बोलने लगाने लगे तलवार ले लो तलवार ले लो। युद्ध का टाइम था, इनके जो युद्ध करने का जो प्लान था गिरिशु महल का। तो मालदेव बोला था भाई कौन है इनको बुलाओ, क्या बेच रहे, तलवारें बेच रहे साहब, ठीक है। तो ये मालदेव अपने सेनापतियों को बुलाता, सैनिकों को बुलाता कि भाई तुम अपन युद्ध करेंगे, ढाल और तलवारें ले लो आप जो अच्छे लगे। तो जेता कुंपा सब सैनिक आते हैं और जो तलवारें और ढाले ले लेते, उस भीड़ भीड़ में ये जो इसके जो गुप्तचर थे वो उन पर्चियों को यहाँ पर डाल देते मालदेव के आगे भीड़ भीड़। मालदेव जब वो भीड़ साइड में हो गई तलवारें वगैरह लेके, और मालदेव को लगता है यार ये पर्चियां किस बात की काई की पड़ी है नीचे। मालदेव पर्चियों को उठाता पढ़ता है, देखो उन पर्चियों में लिखा हुआ था, बट लिखता शेरशाह सूरी है, लेकिन उन पर्चियों में जो संबोधन किया गया था जेता और कुंपा को किया गया था, बट ऐसा लग रहा था मालदेव को पढ़ के तो, और वो उसी हिसाब से लिखा गया था भाई जेता और कुंपा लिखे उस पर्चियों को। तो उसमें लिखा गया था कि भाई शेरशाह सूरी आप गिरिशु महल का युद्ध जब करने आओगी हम आपको मालदेव को पकड़कर आपको सौंप देंगे। तो इस प्रकार से चीटिंग थी भाई फुल उन पर्चियों में। तो मान लगा यार ये तो मेरे साथ तो नमक हरामी हो रही है, ये जेता और कुंपा जो नमक हराम निकले यहाँ। तो फिर विश्वास नहीं करता मालदेव और अपने सैनिकों को बुलाता और यहाँ से सामान पैक करो और वापस चलो, युद्ध नहीं करना, ठीक है। जेता और कुंपा को परेशान किया जाता है, ताने कैसे जाते जो और सैनिकों द्वारा, तू नमक हराम, तुम्हें मर जाना चाहिए, ऐसे देशद्रोह आप। तो देखिए फाइनली मालदेव चले जाता है अपनी सेना को लेके, लगभग 80,000 की सेना थी, लेकिन जेता और कुंपा के भाई दिल पे लग गई थी ये बात। जेता और कुंपा ने खुद के स्तर पर युद्ध करने की सोची। जेता और कुंपा के साथ में 12,000 की सेना रुकी थी। जेता और कुंपा ने 12,000 की सेना के बल पर जो शेरशाह सूरी से गिरिशु महल का युद्ध किया था। गिरिशु महल के युद्ध में जेता और कुंपा की जो 12,000 की सेना थी वो ही शेरशाह सूरी की जो बहुत बड़ी सेना पर, ठीक है। वैसे मालदेव की सेना पहले बड़ी थी लेकिन ये चले गई थी और बाकी सेना 12,000 की सेना शेरशाह सूरी की जो सेना पर भारी पड़ गई थी। शेरशाह सूरी एक बार तो हार में पे आ गया था, बैकफुट पे आ गया था। लेकिन जो देखिए जो मुगलों की व्यवस्था ऐसी होती थी, कुछ सेनाएं वापस अपने डेरे में छोड़ कर आते थे, पर अगर हमारी सेना को प्रॉब्लम हुए या हारने पे आ जाए, बैकफुट पर आ जाए, तो आप हेल्प के लिए और सेना लेकर आ जाओ। तो देखिए जलाल खान जलवानी की जलाल खान जलवानी को छोड़कर आता है डेरे में और सेना के लिए। जलाल खान जब उसको मैसेज पहुंचाएगा भाई शेरशाह सूरी की जो सेना गई हुई है वो बैकफुट पे है, हारने पे है, तो जलाल खान जलवानी अपनी जो बची हुई टुकड़ी को लेकर आता है और जलाल खान जलवानी की सहायता से ये जेता और कुंपा हारते हैं और गिरिशु महल के युद्ध को शेरशाह सूरी जीतता है, ठीक है। जलाल खान जलवानी की सहायता से जीतता है भाई शेरशाह सूरी। थोड़ा ध्यान रखना गिरिशु महल के युद्ध को 1544 में हुआ था जेतारन पाली में, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए जीतने के बाद, इस युद्ध को जीतने के बाद, गिरिशु महल वाले युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी का एक शब्द था, एक कथन था, ठीक है, कि मैं इस मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। देखिए मारवाड़ में खाने के नाम पर क्या होता है, बाजरा ही होता है, ठीक है, कि मारवाड़ में बाजरा होता है और मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए या मारवाड़ के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, यानी मैं दिल्ली की बादशाह खो देता, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन बनेगा वह किस सूर्य ने कहा था कि मैं इस एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, तो गिरिशु महल के युद्ध के बाद कहा था भाई शेरशाह सूरी ने, ठीक है। इस युद्ध में मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंभ, खुद के स्तर पर युद्ध लड़ते। शेरशाह सूरी के जो सेनापति थे कल्याणमल और वीरमदेव। देखिए जलाल खान जलवानी था, तो इसके बाद में भाई ये युद्ध को जीत जाते हैं,
ठीक है। फिर बाद में जो शेरशाह सूरी जोधपुर को जीत गया, उसके बाद में खवास खान को जोधपुर सौंप देता और ठीक है खुद वापस चले जाता। ठीक है, शेरशाह सूरी खवास खान को जोधपुर सौंप देता। और देखिए नागौर में एक गांव भी बसाया हुआ खवास खान के नाम से, खवासपुर। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, खवासपुर ना गांव बसाया हुआ है नागौर में खवास खान के नाम से। खवास खान को शेरशाह सूरी जोधपुर को सौंप देता और शेरशाह सूरी चले जाता जोधपुर से। ठीक है, देखिए 1545 के आसपास शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में होती है। तो उधर मालदेव वापस चले गया था भाई, ये खुद युद्ध में नहीं था मालदेव, गिरिसुमेल के युद्ध में नहीं था। देखिए बाद में पता चलता है जयतार कुंभा का, फिर भी ये और सेनापतियों पर भी विश्वास नहीं करता मालदेव। ठीक है, अपने क्योंकि भाई ये देखिए आस पड़ोस के जो राज्यों या जो राज्य थे उनको परेशान कर करके ये खुद जीता था, मजबूरी में सामंत बनाए हुए था खुद का। ठीक है, तो इस प्रकार से और सामंतों पर भी और जो और सेनापतियों पर भी विश्वास नहीं करता। ठीक है, अपन यहाँ तक बात की। लेकिन जो मालदेव को फिर पता लगता है 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई, तो वापस जोधपुर पर अधिकार करता है। ठीक है, खवास खान को भगाता है यहाँ से और खुद वापस जोधपुर पर अधिकार करता है। इस युद्ध के टाइम जब मालदेव चले गया था वो सिवाना में चले गया था, सिवाना बाड़मेर। ठीक है, देखिए सिवाना बाड़मेर को मारवाड़ की शरण स्थली भी कहा जाता है। ठीक है, सिवाना बाड़मेर है जो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहलाती है, या मारवाड़ की शरण स्थली भी कहा जाता है सिवाना बाड़मेर को। तो देखिए वापस मालदेव आता है और जो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है फाइनली 1545 में, और जो खवास खान को हराता है और वापस जोधपुर पर अधिकार करता है। देखिए अपन मालदेव और शेरशाह सूरी के जो कुछ जो थ्योरी वाले और संबंध है उनकी कल बात करेंगे। और जो आगे उमादेव की बात करेंगे, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है उमादेव। ठीक है, और जो सांस्कृतिक जो उपलब्धियां थी मालदेव की उनकी भी अपन कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आज फिर क्लास लंबी हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी थोड़ी। तो इस प्रकार से अपन आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अपन ने मालदेव की जो पॉलिटिकल जो गतिविधियां थी उनकी आज बात की है। तो मालदेव का जो टाइम पीरियड था 1531 से 1562 तक था। इनके जो टाइम में एक तो पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था 1541 में, वो इम्पोर्टेंट है। और जो गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में ये हुआ, जयतारण पाली में हुआ था। एक गिरी सुमेल ये जगह पर थी, गिरी का मतलब है पहाड़ी, जो सुमेल की पहाड़ियां थी ठीक है, वहां पर हुआ था। पाली जयतारण जो मेन जगह मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जो ये युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, सिवाना जो बाड़मेर, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, सिवाना बाड़मेर को मारवाड़ के जो शरण स्थली कहते हैं। ठीक है, मारवाड़ के शासकों की जो शरण स्थली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए हो तो आप क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।